नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जो टेट की परीक्षाएं होती हैं, जैसे रीट है, हरियाणा टेट है, उत्तर प्रदेश टेट है, उनमें क्या है शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं विद्यार्थियों। और शिक्षण विधियां टेट के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षण विधियां ऐसी चीज़ हैं जिसमें क्या है कि जैसे कोई भी भाषा है, मान लीजिए हिंदी है, तो 30 नंबर की अगर हिंदी भाषा है तो 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ होती हैं। इसी प्रकार से अगर संस्कृत भाषा है तो उसकी भी 30 नंबर में से 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो ये जो शिक्षण विधियाँ हैं विद्यार्थियों, इनको हमें बहुत अच्छी से करना है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन है मुख्य रूप से क्या है शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है। देखिए कि शिक्षण विधियाँ जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो क्या है, क्योंकि शिक्षण है तो आप देखो ये पूछा जाता है कि शिक्षा जो शब्द है वह कैसे निष्पन्न हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु है और शिक्ष धातु से टाप प्रत्यय लगाते हैं तो आपका क्या शब्द बन जाता है, शिक्षा शब्द बन जाता है। कौन सा? कि जब हम संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से टाप प्रत्यय लगाते हैं तो आपका शिक्षा शब्द बन जाता है। फिर देखिए, एक है भाषा। ये जो भाषा शब्द है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की एक धातु होती है भास, और भास धातु में अगर हम टाप प्रत्यय लगा देते हैं, कौन सा? भास धातु में यदि आप टाप प्रत्यय लगा देंगे तो ये शब्द बन जाएगा भाषा। यह जो प्रश्न है अनेक बार परीक्षाओं में, जब आप टेट की या रीट की परीक्षा उठा करके देखेंगे, सेकंड की जहाँ जहाँ शिक्षण विधियाँ आती हैं, ये प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं कि भाषा शब्द किससे निष्पन्न हुआ है, शिक्षा शब्द किससे निष्पन्न हुआ है। अब देखिए, इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपका, वह यह आता है कि किसी भी भाषा का अध्ययन क्यों किया जाता है। कि कोई भी भाषा, यानी आप ऐसे मान लीजिए कि भाषा अध्ययन का क्या प्रयोजन है। प्रयोजन का तात्पर्य होता है कि हम क्यों पढ़ते हैं उसको, भाषा को। क्या कहते हैं कि भाषा अध्ययन का क्या प्रयोजन है, यानी हम उस भाषा को क्यों पढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों, अक्सर कर 1-2 साल बाद पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए भाषा का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा हम क्यों पढ़ते हैं भैया, क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भाषा हम क्यों पढ़ते हैं, कोई भी भाषा इसलिए पढ़ते हैं जिससे क्या है कि हम उस भाषा में दक्ष हो जाएं। कैसे हो जाएं विद्यार्थियों? उस भाषा के क्या व्याकरण है, क्या साहित्य है, उस सब को हम सीख जाएं। इसलिए क्या पढ़ाया जाता है? व्याकरण पढ़ाया जाता है, भाषा को पढ़ाया जाता है। अब ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि किसी भी भाषा का अध्ययन क्यों किया जाता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हिंदी भाषा का अध्ययन हिंदी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि संस्कृत भाषा का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो आप बताएंगे कि भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, जो हमारा मुख्य बिंदु है, वह जो बिंदु है वो क्या है? भाषा के कौशल। तो देखिए, कौशल का तात्पर्य क्या होता है? कौशलता। जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ते तो सब हैं, हम कितना अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? कौशल कहलाएगा।
कौशल जो शब्द है वो है कुशलता अर्थ में आता है, यानी किसी भी कार्य को हम कितना अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है विद्यार्थियों? कौशल कहलाता है। अब जो भाषा है, भाषा जो काम आती है हमारे, किस काम आती है? भाषा काम आती है भाव विनिमय। विनिमय आप जानते हैं, विनिमय का क्या तात्पर्य होता है विद्यार्थियों? विनिमय होता है भावों का आदान प्रदान, यानी जो हमारे अंदर भाव हैं, जो हमारे अंदर विचार हैं, उनका जो आदान प्रदान है वो किससे होता है? भाषा से होता है। तो इसलिए आप बताएंगे कि भाषा से क्या है? भाव विनिमय होता है। और भाव विनिमय के दो अंश होते हैं विद्यार्थियों। कितने अंश होते हैं? दो अंश होते हैं। एक तो होता है भावों का ग्रहण। ठीक है विद्यार्थियों, क्या होता है? भावों का ग्रहण। और एक ग्रहण होता है, और एक होता है भावों को प्रकट करना। ये तो हो गया हिंदी में। और अगर हम इसको संस्कृत में लिखेंगे तो आप लिखेंगे भाव ग्रहणम। क्या लिखेंगे? भाव ग्रहणम। और दूसरा हो जाएगा आपका भाव प्रकटनम। ठीक है विद्यार्थियों, एक तो हो जाएगा भाव ग्रहण और एक हो जाएगा आपका भाव प्रकटन। अब देखिए, इनके लिए हमारे संस्कृत भाषा में संपूर्ण भाषाओं में क्या है? भाषा के कौशल माने गए हैं। अब आपसे भाषा के, अब भाव जो ग्रहण होता है, भाव ग्रहण किससे होता है विद्यार्थियों? कि भाव का ग्रहण या तो कोई चीज़ हम सुनते हैं तो उससे होगा, और या फिर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ने से होगा। ठीक है, इसको पढ़ने को पठन बोल देते हैं। और भावों को कैसे प्रकट कर सकते हैं आप? एक तो भाषण है और एक आपका लेखन है। यानी हमको अगर कोई बात किसी को समझानी है, किसी से कहनी है, तो उसके दो रास्ते हो सकते हैं। कौन सा रास्ता हो सकता है? पहला रास्ता तो यह हो सकता है कि हम किसी को लिख के बता दें कोई बात, या फिर ऐसा हो सकता है हम बोल के बता दें, भाषण हो जाएगा विद्यार्थियों। अब ये जो चार भाषा कौशल हैं, अगर आपसे कोई पूछता है तो कि भाई भाषा कौशल कितने हैं, तो आप बताएंगे भाषा कौशल 4 हैं। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, ये भाषा के जो कौशल हैं 4 ही होते हैं विद्यार्थियों। आपको ध्यान रखना है, दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और संस्कृत की दोनों शिक्षण विधियाँ एक ही से कमांड हो जाती हैं। अब देखिए क्या हो गए? भाषा कौशल हो गए भैया 4। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा के कौशल कितने हैं, तो आप बताएंगे भाषा के कौशल 4 हैं। और भाषा के कौशल 4 हैं। अब ये हम बता देंगे भैया भाषा का क्या है, कि भाषा किस काम में आती है? भावों को प्रकट करने में आती है। अब भावों का प्रकट 2 प्रकार से हो सकता है, या तो भाव हम ग्रहण करते हैं या प्रकट करते हैं। अब देखिए इनका क्रम पूछा जाता है, तो देखिए जो सामान्यतः सभी जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, सामान्यतः जितने बार शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने इनका क्रम इस प्रकार माना है। क्या? देखिए सबसे पहले होता है आपका श्रवण, और अगर आप इसको हिंदी भाषा में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों सुनना। दूसरे नंबर पे होता है विद्यार्थियों भाषण, इसका अर्थ होता है बोलना। तीसरे पे आ जाता है विद्यार्थियों पठन,
इसका अर्थ होता है पढ़ना, और एक है लेखन। इसको आप जानते ही हैं, लेखन का अर्थ क्या होता है? लिखना। यानी आपसे अगर सीधा पूछा जाता है कि भाषा कौशलों का क्रम क्या है, आपको यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है विद्यार्थियों कि भाषा कौशलों का क्रम यही है। सबसे पहले श्रवण, फिर उसके बाद भाषण, ठीक है, फिर उसके बाद पठन और उसके बाद फिर लेखन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्रम है ना वह यही रहता है। क्या है? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। अब एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं मॉन्टेसरी। कहीं कहीं ये लिखा मिलता है कि फ्रोवेल का है, तो फ्रोवेल भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। अब एक है मॉन्टेसरी, और ये जो मॉन्टेसरी हैं इन्होंने क्या बताया इनका क्रम, कि ये जो लास्ट वाले दो हैं इनका क्रम बदल दिया विद्यार्थियों। जैसे श्रवण, भाषण, लेखन और पठन। अगर आपसे मॉन्टेसरी के अनुसार पूछा जाता है तो आपको यह क्रम बताना है जो मैंने आपको यह लिखाया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषण कौशलों का क्रम क्या है तो यह है। वैसे कहीं कहीं लिखा मिलता है कि शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल के अनुसार है ये, और नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि मॉन्टेसरी के अनुसार अगर क्रम आता है तो यह क्रम है भाषा कौशलों का। तो 4 भाषा कौशल होते हैं, आपको ध्यान रखना। क्रम ये है, भावों को प्रकट करने में भाषण और लेखन काम आते हैं, भाव प्रकट में, और भावों को ग्रहण करने में श्रवण और पठन। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो है भाषा कौशलों का सामान्य परिचय है। अब हम आगे वाले जो लेक्चर होंगे उनमें क्रम से पढ़ेंगे। पहले श्रवण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भाषण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पठन को पढ़ेंगे और उसके बाद लेखन को पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो निरंतर मिलती रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि शिक्षण विधियों का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो प्रश्न आपसे नहीं आएगा। मैं जो कराऊँगा उसको आप निरंतर करते रहें, तो आपको कोई भी किसी भी टेट परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी शिक्षण विधियों से संबंधित। खासकर जो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं उनमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।